सीटों पर लगातार मतदान चल रहा है। ऐसे में कौशांबी के मतदान केंद्र से हमारे सहयोगी ने जायजा लिया है। देखिए, चरण का चुनाव आज हो रहा है। मतदान केंद्रों पर लोगों को उत्साह देखा जा रहा है। पांचवें चरण में कौशांबी में देखा जाए तो लोगों में भरपूर उत्साह दिख रहा है। 7 बजे वोटिंग शुरू होनी है, लेकिन उससे पहले लोग लाइन पर आकर लग गए अपने मताधिकार को देने के लिए। जबकि अभी अंदर देखा जाए तो अंदर आए कर्मचारी और अधिकारी वोटिंग के लिए तैयारियां कर रहे हैं और लगे हुए हैं। कुछ लोग जो लाइन पर लगे हुए उनसे जानते हैं कि क्या मुद्दे रहेंगे वोटिंग के समय। भैया, क्या नाम आपका? राहुल कुशवाहा। क्या मुद्दे होंगे आपके वोटिंग में आज? विकास के। आप बहुत पहले ही लाइन पे आके 7 बजे से वोटिंग शुरू होनी थी। पहला वोट डालना था। तो वहीं बहराइच में भी हमारे सहयोगी ने मतदान केंद्रों का जायजा लिया है। देखिए, लोकतंत्र के महापर्व में वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मैं इस समय बहराइच के एक पिंक बूथ पे हूं। मेरे पीछे देखिए, ये पिंक बूथ बना हुआ है और लोग अंदर जा रहे हैं चूंकि उन्हें वोट डालना है, अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की पूरी यहाँ पे बंदोबस्त किया गया है। लोग यहाँ पे चाहे केंद्रीय पुलिस बल के लोग हों या उत्तर प्रदेश पुलिस के लोग हों, वो यहाँ पे पूरी तरीके से अपनी ड्यूटी पे मुस्तैद हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वोट डाल करके आए हैं। उनसे हम जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं कि क्या सोच करके उन्होंने वोट डाला है, क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के लोग वोटिंग की प्रक्रिया कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम आपका? पूनम जैन। क्या सोच करके आपने वोट डाला? जी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए डाला है और भी जो उन्होंने हम लोग के लिए जो काम किया है उसके लिए हमने डाला है। क्या लगता है महिलाओं की सुरक्षा कौन करता है, भाजपा या सपा? भाजपा। यानी आपने भाजपा को वोट दिया? ठीक है, कोई बात नहीं है। आपका क्या नाम है? तौहीद। क्या सोच करके आपने वोट किया है? सर, विकास, मेन मुद्दा विकास है। और सर, बेरोजगारी जो समाज में बहुत बड़ा कलंक है। बेरोजगारी, हर युवा परेशान है, हर तबके के लोग परेशान है बेरोजगारी के थे। इसलिए बेरोजगारी की सोच के हम लोगों क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं? जी सर, जी सर। क्या सुना आपका? रिपेश कुमार जैन। आपने वोटिंग कर ली? कर ली। क्या सोच करके आपने वोट दिया? क्या सोच के वोट दिया है? जी, मतलब कैसे सरकार चाहते हैं? नहीं, विकास के लिए चाह रहे हैं, सरकार बढ़िया चाह रहे हैं। बदलाव चाहते हैं या वही चाहते हैं? नहीं, वही चाहते। अच्छा, ठीक। क्या सुना आपका? हयात अहमद खान। क्या सोच करके आपने वोट दिया है? कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिसको वोट दिया? को बचाने के लिए, मजबूत सरकार के लिए, विकास के लिए। निश्चित तौर पे देखिए, जो अभी हमें जो लोग मिले हैं, क्योंकि सुबह का वक्त है, अभी कुछ लोग घरों से निकल रहे हैं, कुछ लोग वोटिंग की प्रक्रिया कर चुके हैं। तो कुछ लोग जो हमें मिले हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि हमने जो है विकास के मुद्दे पे वोट किया है। कुछ लोगों का कहना है कि हमने बदलाव को लेकर के वोट किया है। देखना ये होगा कि 10 मार्च को जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा तो बदलाव होती है या विकास के मुद्दा। और चलिए एक बार फिर से अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। दोनों ही मेहमान मेरे साथ बने हुए सत्येंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और रजा रिजवी जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सत्येंद्र जी, चूंकि अभी हम लोग देख रहे हो 9 बजे तक का जो डाटा है वो भी अब धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो 9% के आसपास ये वोटिंग हमको दिख रही है। सवाल अभी भी वही है कि लोगों के अंदर जो एक दिखना चाहिए स्पार्क, वो नजर आ नहीं रहा। ये किसको सेटबैक करने वाला है? ये मौजूदा सरकार के लिए आपको लग रहा है कि ज्यादा घातक हो सकता है, या जो पार्टी सत्ता में आने की कोशिश कर रही है उसके लिए? इस चरण में सर, क्योंकि सभी लोग 400 पार, 400 पार की बात हो रही है, 350 पार की बात हो रही है। आप कितने पार की बात कर रहे हैं? हम ऐसी कोई बात नहीं कर रहे। मतदाताओं के लिए क्या कहेंगे जो अभी तक घरों में बैठे हैं? सभी सम्मानित मतदाता निकल के आ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है बड़ी संख्या में मतदान। इस बार 1.5 लाख के पार राजा भैया जी। नहीं, गलत सूचना है आपकी। चलिए ठीक है, आपने कहा कि हमने नहीं कहा है, जनता ने कहा। मिलेगी, ये कहा है जनता ने कहा, बिल्कुल। आपको कितना टफ मानते हैं इस चुनाव को आप अपने लिए? क्योंकि चुनाव टफ, देखिए कुंडा में सिर्फ चुनौती है अपने मार्जिन को तोड़ना, और वो तोड़ेंगे। सर, बस इतना बता दीजिए कि अब जो आपकी चाबी आपने कहा था इलेक्शन के आसपास बताएंगे, क्या अलायंस करेंगे अब इसके आसपास? क्या इलेक्शन के आसपास? अलायंस आपका नहीं था, अलायंस करेंगे सर? अब पोल तो हो जाने दीजिए पहले। आप तो अभी शादी नहीं हुई हो, आप पूछ रहे बेटा होगा या बेटी? पहले पोल हो जाए। अखिलेश यादव के इस बयान पर तो राजा भैया को आप सुन रहे थे, वोट कास्ट करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस बीच बड़ी डाटा है मेरे पास। एक तो 2012 का है, इसी 5वें चरण को अगर हम लोग देखते हैं तो यहां की जो 61 सीटें हैं उनमें से 41 सीटें समाजवादी पार्टी जीत लेती है। और जब हम लोग 2017 में आते हैं तो यही डाटा हमको 47 का दिखता है। ये जो 5वां चरण है, यहां की जनता बहुत जल्दी फ्लिप करती है या फिर बहुत जल्दी उसका जो रुख है वो बदलता है।
इसलिए क्या इस बार आपको लग रहा है कि 2022 में अगर वोटर्स कम निकल रहा है तो निश्चित तौर पे चैलेंजेस हो सकते हैं, ये दोनों ही पार्टियों के लिए हो सकते हैं, चाहे जो पार्टी सत्ता में हो या जो पार्टी मुख्य अपोनेंट के तौर पर हो, क्योंकि इस फेज में हम लोगों ने इस तरह के परिणामों को बदलते हुए देखा है। क्या इसलिए आपको लग रहा है कि बहुत चैलेंजिंग और बहुत इंटरेस्टिंग भी है साथ में, रजा जी? चलिए, रजा जी की आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। सत्येंद्र जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है। 12 में हमको ये 41 दिखता है समाजवादी पार्टी के पक्ष में और 17 में हमको ये 47 दिखता है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। जी, मैं वही आपसे बार बार कह रहा हूँ आयुषी की जो वोटिंग आता है, अगर वहां पे वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ता है तो ये एंटी इनकम्बेंसी को अक्सर हम लोग मानते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी है। ये जो वोटिंग परसेंटेज, ये जो रुझान है अभी तक का जो हम लोग महसूस कर रहे हैं, करीबन 9 साढ़े 9 बज रहा है, जो कि 5% की घंटे के हिसाब से कम उसका एवरेज आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आता है। ये एक कारण और भी है कि कहीं ना कहीं हम ये भी मान सकते हैं कि आज रविवार है, तो रविवार को शुरुआत जो होता है वो रिलैक्स मोड में लोग होते हैं, तो वो लेट तक होता है। शाम तक अगर हम ये मान के चले वोटिंग अगर 60% के आसपास नहीं होता है तो एक कहीं ना कहीं एक खतरे की बात होती है सत्तारूढ़ पार्टी के लिए। अब इसमें फिर वही है कि जो जातीय समीकरण है, जो धार्मिक समीकरण है, उनका वोटिंग टर्नआउट कितने होते हैं, ये कहीं ना कहीं इसमें असर करता है। अगर मान लीजिए 60% आया, इसके बाद में 60% ही वोट मान लीजिए, लेकिन अगर उसके अंदर से जातीय समीकरण के हिसाब से जाटो वोट ज्यादा निकल के आए तो हम ये मानते हैं कि बसपा का समर्थन हो रहा है। अगर वो कम निकल के आ रहे हैं तो हम मानते हैं कि बसपा का समर्थन वो ज्यादा नहीं हो रहा है। तो हमें माइक्रो लेवल पे कहीं ना कहीं इसको अंडरस्टैंड करने की आवश्यकता होगी। अगर सवर्ण ज्यादा नहीं आ रहे हैं तो मान सकते हैं कि भाजपा को कहीं ना कहीं नुकसान होगा। अगर ओबीसी ज्यादा नहीं निकल के आ रहा है तो सपा को नुकसान होता हुआ हम महसूस कर सकते हैं, या मुस्लिम से ज्यादा नहीं निकलना सपा को नुकसान समझ सकते हैं। दूसरी बात जो ये अभी यहाँ पे बात हो रही थी, ठीक है, विकास का मुद्दा है, अन्य मुद्दे हैं, तो ये जो समीकरण होता है, जो विकास में अगर चुनाव जीते जा सकते थे तो गाजीपुर में मनोज सिन्हा जी को अच्छा खासा वोट जीवन में मिल जाता और बड़ी अच्छा पद प्राप्त कर सकते थे। तो वोट केवल विकास पे ही मिले ऐसा नहीं होता है, कई सारे और भी पैरामीटर्स होते हैं जिसमें राजनीतिक द्वंद्व भी होता है, स्टेजिंग भी होती है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यहाँ पे होता है, पोलराइजेशन की बहुत सारी चीजें होती है। तो इन सारे चीजों को कहीं ना कहीं खाना वाना एक बनता है और उसके हिसाब से फिर वोट। लेकिन सत्येंद्र जी, चूंकि ये जो 5वां चरण है या फिर हम कहें कि जो चौथा चरण है, चौथे चरण से ही ये मानना शुरू हो जाता है कि यहां से जो भारतीय जनता पार्टी उसको थोड़ा एज मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि शुरुआत के जो 3 चरण होते हैं वो बहुत टफ होते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन क्या आपको लग रहा है, क्योंकि जिस माहौल की हम लोग लगातार बात कर रहे हैं या फिर जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं जिसमें लॉ एंड ऑर्डर या फिर बुलडोजर का जिक्र होने लग जाता है, तमाम तरह की स्थितियां, या फिर अब की बार महिलाओं को लेकर के कि हमने उनकी सुरक्षा को इंश्योर किया है, क्या इस बार इन फेसेस के अंदर भी आपको लग रहा है कि या फिर ये जो तीसरा या चौथा या चौथे के बाद चौथा, 5वां, छठा और फिर आगे 7वें चरण तक जाते जाते चैलेंजेस अभी हर जगह पर सत्ताधारी पार्टी को झेलने पड़ रहे हैं, और इसलिए हम लोगों को ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में दिख रहा है, एक एक विधानसभा क्षेत्र में हमको दिख रहा है कि फाइट जैसी स्थिति जो है वो नजर आ रही है। सत्येंद्र जी, फाइट तो डेफिनेटली यहाँ पर है, और आप ये देखिए कि कई जगहों पे मैं खुद यात्रा कर चुका हूँ, सुल्तानपुर से लेकर तमाम में भी गया हूँ। मैंने ये देखा है कि कई जगह पे लोगों का जो वो माइंडसेट है किसको वोट करना है, तो कैंडिडेट्स को भी देख रहे हैं। कई बार ये भी मैंने देखा कि कुछ जगहों पे नाम ही नहीं होगा, लेकिन कई जगह उन्होंने ये भी देखा कि भाई ये कैंडिडेट तो किसी पार्टी का उतार दिया, लेकिन अब उनका इंक्लिनेशन और जो सपोर्ट है वो एक पार्टी के पक्ष में रहा है। तो वो काफी ऊहापोह में भी महसूस मैंने किया कि वो कह रहे कि भाई वोट हम पार्टी को दें कि कैंडिडेट को दें, कैंडिडेट अच्छा नहीं है लेकिन पार्टी को हम सपोर्ट करना है। कई जगह पे ये भी देखा गया कि पार्टी जो है वो बहुत अच्छी थी कि कैंडिडेट ऐसा है जिसको हम वोट करेंगे ही करेंगे। तो ये दिलचस्प होगा कि अल्टीमेटली रिजल्ट्स में उसका जो कन्वर्जन होता है वो कैसे निकल के आता है। ओवरऑल अगर हम देखते हैं यहाँ पे महिला सुरक्षा की बात करें तो कतिपय घटनाएं तो डेफिनेटली सरकार में रही है, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड रहा है, हम भी काफी लोगों से मिले हैं, बातें की हैं, और हर वर्ग से भी मिले हैं, हर धर्म के लोगों से मुलाकातें हुई हैं, व्यवसायियों से मुलाकातें हुई हैं। तो एक मोटा ट्रेंड ये रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं सुरक्षा का जो वातावरण है वो बना है, और कोई अगर गलती के अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है। अब इसको कितना खेलते हैं आप, शब्दों में खेलने का मतलब कि आप समीक्षावादी कहेंगे या दंगावादी कहेंगे? नहीं, बिल्कुल ठीक है सत्येंद्र जी, क्योंकि शब्दों में कहें या भाषणों में चाहे जो कहें, लेकिन जनता के साथ उसका कनेक्शन कितना बेहतर है, यही तो सबसे महत्वपूर्ण है।
इस बीच अबुल बशर हमारे साथ हमारे सहयोगी अयोध्या से जुड़े हुए हैं। अबुल, क्या इस समय की स्थिति है, अपडेट करें, और मतदान को लेकर के इस समय वहां पर क्या जानकारी आपके पास? अबुल, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अबुल बशर, आप सुन पा रहे हैं? जी, अपना बिल्कुल। अबुल, क्या अपडेट है इस वक्त अयोध्या को लेकर के, और वहां का चुनावी मिजाज क्या कह रहा है? देखिए, अयोध्या सीट बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और चूंकि अयोध्या में 5 विधानसभा सीटें हैं और 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में बीजेपी अपना दुर्ग बचाने की कोशिश में है, लेकिन जो लड़ाई दिख रही है इस बार वो 2017 से बिल्कुल अलग है और यहाँ पे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो 2017 से अलग हटकर है, क्योंकि 2017 में सिर्फ और सिर्फ यहाँ राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा था अयोध्या की सभी सीटों पर, लेकिन इस बार राम मंदिर का निर्माण तो जरूर हो रहा है, लेकिन उसके साथ ही तमाम यहाँ दूसरे शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी मुद्दे हैं और तमाम ऐसे किसानों के मुद्दे हैं जो तमाम योजनाओं के तहत जो किसानों की जमीनों का अधिग्रहण किया गया है या अधिग्रहण चल रहा है उसमें जमीनों के मुआवजे की बात है। और यही नहीं, जो सड़कों के चौड़ीकरण को लेकर जो व्यापारियों का कहीं ना कहीं नाराजगी है कि उन्हें उनकी सड़कें चौड़ी होंगी तो कहीं ना कहीं उनकी दुकानें टूटेंगी, इन सारी ये जमीनी यहाँ के मुद्दे हैं और इस लिहाज से यहाँ पे सीधी टक्कर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के साथ है। ऐसे में कुछ कह पाना बिल्कुल मुश्किल है क्योंकि बेहद कांटे की टक्कर है, कड़ा मुकाबला है, लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी के लिए ये सीट बेहद प्रतिष्ठा का सवाल है और इसीलिए जिस दिन प्रचार खत्म होना था उससे एक दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अयोध्या पहुंचे थे, उन्होंने रोड शो किया और इसके बाद अगले ही दिन अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सपा प्रमुख है, वो यहां पर पहुंचे थे, उन्होंने अयोध्या में रोड शो किए। यानी दोनों लोगों के लिए ये सीट बेहद महत्वपूर्ण है। एक तरफ बीजेपी अपना दुर्ग बचाने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी उस खेमे। लेकिन अबुल, मुझे ये बताएं कि ये जो मुद्दे आपने बताए, क्योंकि अल्टीमेटली जब वोटर्स निकल रहा है, वोट करने के लिए पहुंच रहा है, तो क्या ये जो लोकल इश्यूज आप बता रहे हैं कि वो इतने ज्यादा आपको लग रहे हैं कि इंपैक्टफुल हो सकते हैं कि जो परिणाम थे 17 वाले वो एकदम बदल जाएं? जैसे आपने कहा कि 5 सीटें हैं, यहां फाइट सब जगह है, लेकिन क्या वो परिणाम को भी बदल सकते हैं? इस तरह की स्थितियां आपको ग्राउंड पर बनती हुई नजर आ रही हैं, या ये मुद्दे हम चुनावी तौर पर देखें लेकिन जहन में क्या है? थोड़ा सा इसको समझाएं अबुल। देखिए, निश्चित तौर पर जो पिछले काफी दिनों से जो मुद्दे टहल रहे थे और दूसरी चीजें थी कि राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा लोगों के जहन में था, उसके साथ साथ एक अपनी जो बुनियादी मुद्दे हैं शहर के, उसमें जो मैंने आपको बताया कि व्यापारी है, शिक्षा से जुड़ा मामला है, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या है, इन सारी चीज़ों के साथ साथ किसान भी एक बड़ा मुद्दा है। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि लोगों को रोजगार लोगों का छीना है, कहीं ना कहीं लोग चाहते हैं कि राम मंदिर के साथ साथ उनका भी विकास हो। हालांकि तमाम योजनाएं बीजेपी सरकार में, योगी सरकार में दी गई, लेकिन वो योजनाएं अभी फिलहाल धरातल पे नहीं है। और बीजेपी सरकार के जो मंत्री रहे हैं या फिर जो यहाँ के प्रत्याशी हैं बीजेपी के, वो यही कह रहे हैं कि एक मौका उन्हें और मिलना चाहिए जिससे वो सारी चीजें धरातल पर उतार सके। लेकिन इतना जरूर है कि जो मैंने पहले कहा, जो 2017 का चुनाव था उस दौरान। चलिए अबुल, देखते हैं कि ये जो मुद्दे हैं वो कितना इंपैक्ट कर रहे हैं और जनता इसको किस तरह से देख रहे हैं। सत्येंद्र जी, जो मुद्दे अभी यहाँ पे अबुल बशर बता रहे थे, क्या इस तरह की स्थितियां और आपको लग रहा है कि इस वजह से भी ये जो परिस्थितियां हैं बनती हुई दिख रही? चलिए सत्येंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा वापस, लेकिन रजा जी भी मेरे साथ मौजूद है, मैं उनका भी रुक कर लेता हूं। रजा जी, मुद्दे इस बार आपको लग रहा है कि जो हिट करने की कोशिश हो रही है, क्या उसके साथ जनता का कनेक्शन आपको नजर आ रहा है? और अगर है तो फिर ये जो वोटिंग परसेंटेज है फिर वो कम क्यों दिख रहा है हम लोगों को? देखिए, ऐसा है कि हमने तो भारतीय जनता पार्टी का सर्कल पर भी देखा और समाजवादी पार्टी का भी देखा। अगर ये लोग अपना मैनिफेस्टो ही ठीक से आम जनता को बताते, ठीक से अगर मैनिफेस्टो बताते, तो मैनिफेस्टो में बहुत अच्छी अच्छी चीजें थी। जैसे भारतीय जनता पार्टी कहता है कि सब 60 साल की जो महिलाएं हो जाएंगी उनको बस पे जो है वो फ्री यात्रा दी जाएगी, उनको जो है वो 1500 रुपए प्रति माह जो है वो पेंशन दिया जाएगा। और समाजवादी पार्टी ने कहा